नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं BQ प्राइम। आज महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया। जी हां, एक नहीं दो बार आया, यानी ट्रेमर्स बाद में भी फील किए गए। अमूमन भूकंप के साथ ऐसा होता है और यह भूकंप जिसकी मैं बात कर रहा हूं यह सियासी भूकंप है। अचानक, बिल्कुल अचानक हुआ। शरद पवार जो कि एनसीपी के मुखिया हैं, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। और जब वो ऐलान कर रहे थे उस वक्त सभागार YB चौहान सभागार में एनसीपी के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे और लगभग हर बड़ा नेता भी वहां मौजूद था। यहां तक कि शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार भी उस भीड़ में, उस मंच में उनके साथ बैठी हुई थी। शरद पवार ने जैसे इस बात की घोषणा की, उसके बाद तो तमाम समर्थकों में गुस्सा, रोष, रोना धोना सब शुरू हो गया। उनके अपने साथी जो नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल जैसे, जयंत पाटिल जैसे, अनिल देशमुख जैसे, वो तमाम लोग रिक्वेस्ट करने लगे शरद पवार से कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। लेकिन शरद पवार ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ अपनी बात कहकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए और ये कहा, ये इशारा करके कि वो अब दोबारा शायद एनसीपी के मुखिया की कमान अपने हाथों में नहीं लेंगे। आपको मैं बता दूं, शरद पवार कैंसर हो चुका है, उनको कैंसर से जूझ कर निकल कर आए हैं। उनको मुंह का कैंसर हुआ था। उसके बाद उनकी उम्र करीब 82 साल हो गई है। हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे दिग्गज और सबसे अनुभवी नेताओं में शरद पवार की गिनती होती है। ऐसे में उनका ये कह देना, वो बीते कुछ हफ्तों से इस बात को इशारा भी कर रहे थे कि नई लीडरशिप को आगे आने की जरूरत है पार्टी के भीतर। अगर वो ऐलान कर देते हैं तो बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को इसका इल्म नहीं था। इसीलिए उस YB चौहान सभागार में रोना धोना मच गया। लगभग वैसी ही तस्वीर जैसे 2004 के पहले सोनिया गांधी ने जब कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, तो कांग्रेस के तमाम नेता जो सेंट्रल हॉल में मौजूद थे संसद में, उन्होंने भी ऐसा ही हंगामा, ऐसा ही प्रोटेस्ट किया था। वही तस्वीरें आज करीब 18-19 साल के बाद रिपीट होती दिखाई दे रही थी। लेकिन जगह पहले दिल्ली थी, ये मुंबई का YB चौहान सभागार था। लेकिन इससे भी बड़ा जो मैं इशारा कर रहा हूं, ट्रेमर आने की, यानी इस भूकंप के बाद की जो आफ्टर इफेक्ट्स आने की है, वो एक बेहद दिलचस्प घटना है। शरद पवार साहब के भतीजे हैं अजीत पवार, जिनको पार्टी में नंबर 2 के तौर पर देखा जाता है, बताया जाता है। अजीत पवार साहब ने उसी मंच से शरद पवार की घोषणा के बाद जो बातें कही, उसके बाद लगता है कि कहीं कोई बड़ा खेल चल रहा है। ये एक इमोटिव फैसला पवार साहब का नहीं है, कहीं कुछ और राजनीति तो एनसीपी का ये सबसे बड़ा परिवार जिसको पवार का परिवार कहते हैं, कहीं वो तो नहीं चल रहा है। क्योंकि अजीत पवार ने शरद पवार के बाद माइक थामा अपने हाथों में और ये कहा कि एक ना एक दिन तो ये फैसला होना था। उन्होंने अपने समर्थकों को समझाया कि शरद पवार ने पहले ही इशारा कर दिया था कि वो रिटायर होना चाहते हैं, कि वो आने वाली पीढ़ी के कमान में, हाथों में कमान देना चाहते हैं। ऐसे में अगर वो ये फैसला कर रहे हैं तो हमें उन पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, यानी अपना फैसला वो बदले, इसका दबाव उन पर नहीं बनाना चाहिए। यहां तक कि समर्थकों ने आवाज लगाई नीचे से कि सुप्रिया ताई कुछ बोले। सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी है, सांसद है, लेकिन अजीत पवार ने माइक अपने हाथ में लेते हुए कहा कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज इस मौके पर सुप्रिया सुले को नहीं बोलना चाहिए। एक बड़े भाई के नाते मैं ये सुप्रिया ताई को बोलना चाहता हूं। और सुप्रिया ताई ने फिर बोला भी नहीं, अजीत पवार की बात मानी। ऐसा लगा, एक ग्लिम्स ऐसी आई कि शायद अजीत पवार को पता था कि शरद पवार इस तरह की घोषणा करने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने बाकी नेताओं से अलग लाइन ली। जो बात जयंत पाटिल कहते रहे, जयंत पाटिल तो भावुक हो गए, रोने लगे, उनके आंसू निकल आए। प्रफुल्ल पटेल ने कहा फैसले पर पुनर्विचार करिए पवार साहब। एक कमेटी बनाने की बात की जो कि आगे का नेतृत्व पार्टी का कौन करेगा वो तय करेगी। उस कमेटी को लेकर छगन भुजबल का बयान आया कि हमारे लिए तो एक ही कमेटी है, वो शरद पवार है, हम किसी और कमेटी को नहीं जानते हैं। यानी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता एक सुर में बोल रहे थे और अजीत पवार बिल्कुल अलग बोल रहे थे। ये तमाम घटनाक्रम जब चल रहा था, उस वक्त एनसीपी के जो तमाम नेता, तमाम काडर मौजूद है हॉल के अंदर, वो रोना धोना मचा रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो हंगामा कर रहा है। लगभग वैसी ही तस्वीर जैसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की थी 2004 में, सड़कों के सभागार के बाहर सड़कों पर भी हंगामा हो गया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजीत पवार ने ऐसा क्यों कहा कि यह तो एक न एक दिन होना था। प्रफुल्ल पटेल ये इशारा कर रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेता बैठकर तय करेंगे आगे क्या करना है, हम शरद पवार को बनाएंगे, लेकिन अजीत पवार ने बिल्कुल अलग लाइन ली। मैं ये इसलिए बार बार अजीत पवार को अंडरलाइन कर रहा हूं,
अजीत पवार वो शख्स हैं जिन्होंने रातों रात जाके देवेंद्र फडणवीस के साथ, आपको याद होगा कुछ साल पहले शपथ ले ली थी और उप मुख्यमंत्री बन गए थे, यानी अपनी एनसीपी में दो फाड़ कर दी थी। शरद पवार की मर्जी के बगैर जाके बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया था, जबकि नंबर नहीं थे बीजेपी के पास। ये वही अजीत पवार हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले इशारा किया कि वो शायद पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी तोड़ सकते हैं, उनके पास एनसीपी के ज़्यादातर विधायकों का समर्थन है। इन परिस्थिति में ये लगता है कि कहीं अजीत पवार की कोई खिचड़ी भाजपा के साथ तो नहीं पक रही है, क्योंकि अजीत पवार बहुत सॉफ्ट है। अजीत पवार के खेमे के तमाम नेता, तमाम विधायक जो हैं, उनमें कईयों पर इस वक्त सेंट्रल एजेंसीज की जांच चल रही है और वो नहीं चाहते कि बीजेपी के विरोध के चलते उनके ऊपर जांच हो, उनके ऊपर छापे पड़े। तो क्या ये दबाव भी है, क्या ये कोशिश है बीजेपी के नज़दीक आने की? और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि शरद पवार ने भी 2-3 दिन पहले तो कहा था कि अगर रोटी को समय पर ना बदलो तो रोटी जल जाती है, ना पलटो तो रोटी जल जाती है। तो आज शरद पवार ने क्या भांप लिया है कि अजीत पवार साहब पार्टी को दोफाड़ करने वाले हैं और कुछ लोग टूटकर एनसीपी के अलग हो जाएंगे अजीत पवार के साथ और वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। क्या ये सब कुछ हो सकता है? इसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी महीने में जो एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना का धड़ा अलग हुआ था महाराष्ट्र एमवीए से, महाविकास आघाड़ी से, और जाके देवेंद्र फडणवीस के साथ जाके सरकार एकनाथ शिंदे ने बना ली थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और वो करीब 30-35 विधायक हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा। अगर उन विधायकों की मान लीजिए कि विधायकी खत्म हो जाती है, उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है, तो ऐसे में सरकार गिर जाएगी और सरकार गिरेगी तो बीजेपी के पास बहुमत सबसे ज़्यादा नंबर होते हुए भी वो कैसे सरकार बना सकती है? तो क्या वो आंकड़ा जो है वो अजीत पवार का धड़ा लाके पूरा करने वाला है? क्या देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार फिर से एक होने वाले हैं? क्या इसीलिए ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? और शरद पवार का ये कहना कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं, फिर अजीत पवार का ये कहना कि शरद पवार पार्टी के साथ हैं, वो हमको गाइड करते रहेंगे, तो क्या ये चाचा भतीजे की जो जोड़ी है शरद पवार साहब की और अजीत पवार की एक तरीके से खेल रहे हैं अपने समर्थकों के साथ कि हम शरद पवार तो कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे लेटेस्ट इंटरव्यू में जो उन्होंने दिया था, और उस इंटरव्यू में ये भी उन्होंने कहा था कि हिडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग करना कांग्रेस के लिए गलत है। वो कांग्रेस को और ही एम्बेरस कर चुके हैं ये कहकर कि वीर सावरकर के मामले को राहुल गांधी को अब नहीं उठाना चाहिए। तो अजीत पवार, शरद पवार साहब की जो बयान रहे हैं वो कांग्रेस के आला नेताओं के कानों के लिए सुखद नहीं रहे हैं। तो क्या शरद पवार ये स्टेचर लेंगे आगे जाकर? मैं ये अटकलें लगा रहा हूं, लेकिन राजनीति में अटकलें लगेंगी ही जब इस तरह की अचानक खबरें आएंगी कि शरद पवार साहब अलग हो जाएंगे अध्यक्ष पद से, अजीत पवार के पास शायद कमान चली जाएगी। सबसे आगे रेस में वही बताए जा रहे हैं, सबसे अधिक विधायक उनके साथ हैं। सुप्रिया सुले को हो सकता है दिल्ली में पार्लियामेंट्री पार्टी की जो टीम है उसकी लीडरशिप सुप्रिया सुले के पास चला जाए, यानी पार्लियामेंट्री पार्टी की नेता बन जाए। अजीत पवार महाराष्ट्र में नेता बन जाए और पार्टी को चलाएं, और वो अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, जैसा कि मैं इशारा कर रहा हूं, ऐसा कि अगर होता है तो शरद पवार कम से कम ये कहते हैं कि मैं बीजेपी के साथ नहीं गया, नया अध्यक्ष नई टीम गई है, वो लोग टूट कर गए हैं। उसके बाद जो नाराज नेता होंगे छगन भुजबल जैसे या प्रफुल्ल पटेल जैसे, तो वो शायद अपना रास्ता चुन सकते हैं। हो सकता है कि वो कांग्रेस की तरफ आ जाए अगर उनको अजीत पवार के फैसले के साथ ना रहना है। तो ऐसे में एनसीपी में आने वाले कुछ हफ्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार होने वाले हैं। हो सकता है कि पूरी की पूरी पार्टी भाजपा में चली जाए, हो सकता है कि बड़ा तबका भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ले और शरद पवार की मौन सहमति रहे, वो पीछे से रहे, क्योंकि वो तो अध्यक्ष बचेंगे नहीं। उनके पास बड़ा अच्छा प्ली होगा कि मेरे पास तो कमान थी नहीं, नए अध्यक्ष ने ऐसा फैसला किया है। तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर आज के इस घटनाक्रम ने एक बार फिर महाराष्ट्र के जरिए दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि 2024 के चुनावों में लोकसभा की 48 सीटें महाराष्ट्र की हैं और बीजेपी को अगर 300 प्लस के परफॉर्मेंस को दोहराना है तो उसको बड़े राज्यों में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना होगा। पिछली बार बीजेपी शिवसेना के साथ लड़ी थी, इस बार शिवसेना कांग्रेस एनसीपी एक साथ है, एमवीए के तहत बीजेपी अकेली है। तो बीजेपी को एक घटक साथी चाहिए, या तो एनसीपी आए या फिर शिवसेना दोबारा एक होके आए, जो कि आज की तारीख में तो नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए शायद ये दांव जो चला गया है शरद पवार की तरफ से, और अजीत पवार ने जिस तरीके से अपने समर्थकों को समझाया है, उसको देखकर तो ये लगता है
कि आने वाला वक्त महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली की राजनीति के लिए भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन शरद पवार को एज ए लीडर करीब 24-25 साल, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठाते हुए, तब से लेकर अब तक पार्टी के अध्यक्ष बने हुए थे। एनसीपी का चुनाव चिन्ह जो है वो घड़ी है, तो घड़ी की टिक टिक 25 साल के बाद ही सही, लेकिन एक जनरेशनल शिफ्ट आता हुआ एनसीपी में अब दिखाई दे रहा है। और ये जो टिक टिक है घड़ी की, ये कई बार ऐसा होता है कि शरद पवार बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल नेता है। कई बार वो ऐसे बयान दे देते हैं जो उनके साथियों को समझ में नहीं आते हैं, उनके विरोधियों को पसंद आ जाते हैं। तो क्या ये टिक टिक की जो टिकटिकाहट सुनाई दे रही है एनसीपी के पाले में, वो क्या बीजेपी के कानों को सुहाने वाली है? इस पर हमको नजर रखनी होगी। धन्यवाद।